हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर। प्रदेश में राज्य सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। झुका रहेगा आधा तिरंगा, नहीं होगा कोई भी सरकारी मनोरंजक कार्यक्रम। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू। मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे उम्मीदवार। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की जल्द जारी होगी लिस्ट। उम्मीदवारों के चयन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन। विकासनगर में अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद। और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में सर्दी का कहर। हरिद्वार में कोहरा और हल्की बूंदाबांदी। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी, बारिश से खिले किसानों के चेहरे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है। सत्ता पक्ष विपक्ष से लेकर नेता, अभिनेता और आमजन डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके निधन पर उत्तराखंड सरकार ने भी 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आपको बता दें, 92 साल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर रात करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था। गुरुवार रात करीब 10 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने यूपीए सरकार का नेतृत्व किया। डॉक्टर सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन बीच में ही रद्द कर दिया। दिल्ली में डॉक्टर सिंह के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर सिंह के आवास पर जाकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में डॉक्टर सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रुड़की के नगला इमरती ग्राम में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से आयोजित जनमिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सबसे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की ओर से उत्तराखंड में चलाई जा रही लखपति दीदी योजना, नकल विरोधी कानून के सख्ती से लागू होने पर युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरियों सहित योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर सीएम धामी ने रुड़की लक्सर मार्ग का नाम राजा नरेंद्र मार्ग के नाम से घोषित करने की घोषणा की। संकल्प के साथ एक और कानपुर के सबसे पिछड़े क्षेत्र में से गल्ला वाला क्षेत्र में हमने उच्च शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया। वहीं खादर क्षेत्र में रोजगार के लिए कानपुर मिनी स्कूल का शासनादेश भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, हमने लक्सर कुआखेड़ा सोलानी नदी पुल से बाईपास के निर्माण के साथ साथ लंडोरा कस्बे में सीएससी हॉस्पिटल हेतु भवन का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। भगवान की भी कृपा हो रही है। लगातार हमारे विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे चाहे शहर के क्षेत्रों या दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, हवाई कनेक्टिविटी और सड़कों को लगातार जोड़ने का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख महिलाएं लखपति दीदी अभी तक बन चुकी हैं। आने वाले सालों में हमने इतना ही लक्ष्य और लिया है कि हम जल्दी से जल्दी 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। लंढौरा रियासत की प्राचीर के इस रंग महल के मैदान में लंढौरा से चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का स्वागत पुनः हम करेंगे। आज वादा करते हैं, पत्रकारों के सामने आह्वान करता हूं इस बात का। विकास होगा, चेयरमैन का चुनाव रिजल्ट आ जाएगा, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। दोबारा कार्यक्रम कराऊंगा आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, और 20,000 आदमियों से यही महल के प्रांगण में स्वागत करूंगा और घोषणा कराऊंगा, 20 कम से कम।
हाईकोर्ट नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश ने कार्यभार संभाल लिया है। अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहन नाथन नरेंद्र का स्वागत किया। फुल कोर्ट रेफरेंस में सभी न्यायमूर्ति उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपूर्वक काम किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस श्रृंखला के तहत शुक्रवार को देहरादून शाखा द्वारा स्टैंडर्ड कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें स्टैंडर्ड प्रमोशन में उद्योगों की भागीदारी, मानकीकरण के भविष्य, कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और BIS के डिजिटल टूल्स के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन के अंतर्गत जितने भी लार्ज और मीडियम स्केल के इंडस्ट्री है, उनके साथ हमने एक बैठक करी। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था कि कैसे ये जो बड़ी इकाइयां हैं, ये हमारे देश में मानकीकरण का जो एक संस्कार है, जो एक सिस्टम है, उसको स्थापित करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश जो है तीसरी इकोनॉमी बने और एक विकसित राष्ट्र बने, तो उसमें मानकों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा और उन मानकों को स्थापित करने में इन बड़ी इकाइयों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तो यही था। इसके अलावा हर इंडस्ट्री में लेबर सेफ्टी से संबंधित कुछ नियम और विधि कानून बने हुए हैं, उनके बारे में भी भारतीय मानक ब्यूरो ने एक जागरूकता कार्यक्रम किया। 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर शासन के निर्देशों पर शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। लोहाघाट में नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू की गई। लोहाघाट में पालिका अध्यक्ष की अनारक्षित सीट है और नगर में 7 वार्ड हैं। अध्यक्ष और सभासद पद के नामांकन के लिए तहसील परिसर में अलग अलग व्यवस्था की गई है। 27 से 30 दिसंबर तक नामांकन फॉर्म खरीदे और जमा किए जाएंगे और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रपत्रों की जांच होगी और 2 जनवरी को नाम वापस लिए जाएंगे। 3 जनवरी को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 23 जनवरी को किया जाएगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के उपरांत 27 से 30 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन का टाइम है, जिसमें पहले 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति आके नॉमिनेशन फॉर्म ले सकता है और जमा कर सकता है। हमारा नगर पालिका लोहाघाट में टोटल 7 वार्ड हैं और अध्यक्ष का पद अनारक्षित है। हमारे यहाँ 2 नामांकन कक्ष हैं। ये वाला जो उप जिलाधिकारी न्यायालय है, ये नॉमिनेशन कक्ष है अध्यक्ष के लिए, और जो तहसीलदार न्यायालय कक्ष है वो नॉमिनेशन रूम है सदस्य के लिए। तो वहाँ RO ARO अलग है और यहाँ के लिए अलग है। वर्तमान में अभी हमने बाहर नॉमिनेशन फॉर्म के बिक्री के लिए टेबल लगाई हुई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। ठंड के मौसम में निकाय चुनाव के चलते राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव को लेकर दावेदारों में भी उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में जिताऊ प्रत्याशी को लेकर रायशुमारी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पर्यवेक्षकों की टीम ने किच्छा में भाजपाइयों के साथ जिताऊ प्रत्याशी को लेकर चर्चा की। चीनी मिल अतिथि गृह में आयोजित कार्यक्रम में किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी करते हुए आवेदन पत्र सौंपे। पर्यवेक्षक के रूप में किच्छा पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट, विधायक सरिता आर्या और भाजपा नेता साकेत अग्रवाल ने बंद कमरे में एक-एक कार्यकर्ता से अलग अलग उनकी राय जानी। से यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है और चाहे महिला हो, हमारा युवा हो, हमारे कार्यकर्ता हो, सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, सभी नाम दे रहे हैं। तो हम लोगों ने उनसे कहा है कि हर वर्ग के नाम आप बताइए, चाहे महिला हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो और चाहे मेन हो, सामान्य हो, सभी का आप नाम बताइए। तो उस हिसाब से वो नाम बता रहे हैं। तो हम सबका आभार प्रकट करते हैं और हर कार्यकर्ता में उत्साह है। क्योंकि विलम्ब से सब कुछ हुआ है, तो आज हम लोग यहाँ अपनी रायशुमारी अपने कार्यकर्ताओं से, और वो श्रेणीबद्ध कार्यकर्ता जो हैं
उनसे रायशुमारी लेने आ रहे हैं। अभी तक लगभग 24 कार्यकर्ताओं ने जो हमारे उनने दावेदारी की है अध्यक्ष के लिए, क्योंकि अध्यक्ष के लिए दावेदारों की और इसके बाद फिर वार्ड के प्रारंभ होगा, उनके लिए बहुत अधिक दावेदार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब जीत की गारंटी, और जब लोगों को लगता है कि जीत की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है तो निश्चित रूप से दावेदारों की भी अधिकता हो जाती है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर निर्णय नहीं ले सकी। हालांकि जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन के लिए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, विधायक प्रीतम सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जल्दी ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। विधायक प्रीतम सिंह ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया। नामांकन की प्रक्रिया चालू है। हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। 7 लोगों की एक कमेटी है जिसमें मुझे मिलाकर 5 अध्यक्ष गण रहे हैं। 4 पूर्व अध्यक्ष हैं और मैं 5वां हूं। और उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी जैसे लोग भी हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे ही निर्णय होंगे और जो पार्टी के हित में होंगे, समाज के हित में होंगे, वो निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, निकाय चुनाव है, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ने का काम करेगी और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी आज जो है सूची भी जारी करेंगे, तो हम मजबूती से लड़ेंगे और हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव नहीं, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। हमने जब भी चुनाव हुआ है पूरी ताकत से, एकजुटता से लड़ने का काम किया है। इस निकाय चुनाव को भी हम पूरी मजबूती के साथ, एकता के साथ लड़ने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे। प्रदेश में जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तो वहीं कड़ाके की ठंड के बीच डोईवाला में नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे। डोईवाला में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बावजूद चुनावी सरगर्मियों से राजनीतिक पारा गर्म है। हालांकि अभी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद चुनावी मैदानों में कूदने वाले कार्यकर्ता अपने अपने नामांकन पत्र खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से के लिए मैंने सामान्य उसके लिए सभासद के लिए फॉर्म भरा है, खरीदा है। आज अब भरने जा रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। बस टिकट की इंतजार है। कब तक टिकट? हमें सूचना मिली है, कल तक डेट मिल जाएगी हमको। हाँ जी, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से तो अच्छी हमें फीड मिल रही है कि एक्चुअली क्या है, जनता से ही भरोसा मिलता है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। तो टिकट वगैरह तभी उम्मीद बनती है कि भाई चलो जनता की सेवा करने के लिए जनता चाहती है कि हम खड़े हों, तो इसलिए हम खड़े भी हो रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में इस बार महिला सीट आ रही है, इसलिए मैं महिला सीट से आवेदन कर रही हूँ। वार्ड नंबर नामांकन पत्र जो खरीदा है, क्या प्रोसीजर है नामांकन के लिए? खाली 100 रुपीज़ फीस पड़ी है और अपने आधार कार्ड की कॉपी देके आप ले सकते हैं। कब तक टिकट? मुझे लगता है आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा। पार्टी के लिए निश्चित तौर पे बहुत तन मन धन से कार्य किया है। जो भी कार्य या दायित्व दिए गए पार्टी द्वारा वो किए हैं, और इस बार महिला सीट आई है तो हमें भी उम्मीद है कि शायद इस बार पार्टी हम पे भरोसा जताएगी। उम्मीद तो पूरी है टिकट मिलने की, लेकिन अगर पार्टी ने कुछ सोचा है तो उनके निर्णय का सम्मान करूँगे। नामांकन पत्र आपको तहसील कार्यालय में उपलब्ध हो जाएंगे। अध्यक्ष पद के हेतु आप जो हमारा कक्ष संख्या 2 है, नाजिर का कमरा है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वार्ड मेंबर्स के लिए भी रिस्पेक्टिव आरओज़ का जो कमरे हैं, वहाँ से आप नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक अध्यक्ष पद के लिए 2 लोग नामांकन पत्र ले जा चुके हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर रामनगर में भी प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। तो वहीं नामांकन पत्रों की बिक्री के चलते दूसरे दिन शुक्रवार को भी अध्यक्ष और सभासद के कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे। कुछ सभासद प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ अपने अपने नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल भी किए, जिस पर जानकारी देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रामनगर पालिका के अंतर्गत 20 वार्ड में सभासदों का चुनाव संपन्न होगा। साथ ही इस चुनाव को संपन्न करने के लिए 45 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।
24 के तिष्कर नगर पालिका रामनगर के विभिन्न पदों जिसमें सदस्य पद एवं अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नामांकन आज से प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र अपने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नगर पालिका रामनगर में कुल 20 हमारे वार्ड हैं, जिसमें कुल 45 मतदेय स्थल हैं, जिसमें कि निर्वाचन की कार्रवाई संपादित की जाएगी। इसी प्रकार से आपका 30 तारीख तक नामांकन जमा किए जाएंगे। 31 तारीख और 1 तारीख में इसमें समीक्षा की जाएगी, तथा 50% आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने राज्य में घरेलू कूड़ा बीनने वाले लोगों और उनके बच्चों के लिए सरकार की ओर से जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने के मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में अति गंभीर पाते हुए निर्देशक शहरी विकास को 27 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा। साथ ही पूछा कि उनकी सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं। ये मामला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में पाया था कि हाईकोर्ट और अन्य जिला विधिक प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक कूड़ा बीनने वालों को जरूरी सामान और उनके बच्चों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाओं का सहारा नहीं मिला है। इसकी वजह से उनके बच्चे वही काम करते आ रहे हैं, जिससे उनका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा और इसीलिए उन्हें भी सरकार की ओर से जारी सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। फेरूपुर में ग्रामीण कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 22 गांव के 700 परिवारों को कंबल बांटा गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गरीबों की सहायता के कामों के लिए ग्रामीण कल्याण समिति के कार्यों की सराहना की। गणेश जोशी ने कहा कि दूसरों की सहायता करने से मन को संतुष्टि मिलती है। इस तरह के कार्यों से समाज के अन्य लोगों को भी दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। ये समाज के वो गरीब व कमजोर लोग हैं जिनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो कंबल खरीद सकें। आज उनको कंबल वितरण यहाँ पर किया गया और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर काम करती है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। दीनदयाल जी का वो चिंतन, उसको साकार करने का काम ये समिति कर रही है। और इस अवसर पर मुझे ये बताया गया कि पिछले 20-32 साल से कर रही है और इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्य भी ये समिति कर रही है। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उसमें आंत संतुष्टि भी मिलती है और लोगों की सेवा भी होती है और हमें इस प्रकार के काम करते रहने चाहिए। और आज मैं इस अवसर पर मैं स्वामी जी को, उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस ने अभय शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे दूसरे आरोपी नागेंद्र को रानीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की। इससे पहले मुख्य आरोपी नीरज शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 24 नवंबर को श्यामपुर क्षेत्र में रवासा नदी के किनारे एक अज्ञात का शव मिला था। मृतक का चेहरा कुचला गया था और गला जैकेट की डोरी से घोंटकर हत्या की गई थी। जांच में शव की पहचान पश्चिमी दिल्ली निवासी अभय शर्मा उर्फ हनी के रूप में हुई। आरोपी उसे बाबा से सट्टे का नंबर दिलाने का झांसा देकर यहां लाए थे। वहीं मृतक की मां की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और अब दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई है। विकासनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि
पूछताछ में अन्य 3 आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल कल देर शाम विकास नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुल्हाल क्षेत्र से चेकिंग के दौरान चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर धोला तप्पड़ क्षेत्र से खंडर में छिपा कर रखी गई चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए प्रकाश में आए एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा। ये कुल्हाल रोड पे चेकिंग के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम आमिर, साकिर और अरस हैं, जो कि यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले हैं। जब इनसे वो बाइक बरामद की गई तो इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि इनके और इनके अन्य 3 साथियों के द्वारा, जिनका एक अंतर्राज्यीय गिरोह है वाहन चोरी का, तो इनके द्वारा कई मोटरसाइकिलों की चोरी की गई थी, जिनमें से हमारे द्वारा 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जो कि 2 विकासनगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी, एक सहसपुर, 2 पुरवाला हिमाचल प्रदेश से और 3 अन्य मोटरसाइकिलें हैं। केंद्र सरकार की बाहरी सहायतित योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए ऋषि नगरी का विकास होगा। इसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर देश दुनिया के तीर्थाटकों और पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश को 1800 करोड़ की सौगात दी है। इससे योग नगरी का विकास किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की बाहरी सहायतित परियोजना के तहत ऋषिकेश, मुनि की रेती, तपोवन और स्वर्गाश्रम में वेडिंग जोन, सीवरेज सिस्टम, पेयजल आपूर्ति, नगरीय यातायात प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन, हरित विकास और सौंदर्यकरण और पार्किंग आदि काम किए जाने हैं। 6 सालों के भीतर इन कार्यों को किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें पहले चरण में 900 करोड़ और दूसरे चरण में 900 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ऋषिकेश में जिस प्रकार से विकास एक तेज़ी से बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने बनारस की तर्ज पे उत्तराखंड के एक पावन नगरी, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ रुपए का एक परियोजना यहाँ पे लाई गई है, जो ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती और तपोवन जो एक सर्किट है उसके लिए वो काम करेगी। 3 सेक्टर्स में इसमें काम होंगे, जिसमें घाट निर्माण होगा, जिसमें पार्किंग का होगा, जिसमें हमारे अन्य डेवलपमेंट होंगे। और स्वाभाविक तौर से ऋषिकेश विश्व की एक ऐसी प्रसिद्ध नगरी है जिसे योग नगरी के रूप में भी जानते हैं, योगा की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी जानते हैं, और जब इसका विकास होगा तो एक इसका स्वरूप बदलेगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।